So KSIS Academy welcomes you all to the session on polity. आज का शीर्षक है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आज हमारा चर्चा का विषय है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये टॉपिक हम लोग को 3 से 4 भाग में कंप्लीट करना है। We will take 3 to 4 parts to complete this topic. अब आप पूछेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। फिर ऐसे स्थिति में आप 3 से 4 घंटा क्यों लगाएंगे? तो देखिए, अभी तक जो जानकारी है मेरे पास, अभी तक जो हमारे बच्चे पढ़ते आए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, वो अनुच्छेद पढ़ते हैं, अनुच्छेद का मतलब समझते हैं। लेकिन इस तरह की पढ़ाई हम लोग को यूपीएससी में तो कभी काम नहीं देगा कि कौन सा अनुच्छेद है और उस अनुच्छेद का मतलब क्या है ना, ये कभी हम लोग को मदद नहीं करेगा। यूपीएससी में तो सवाल ही नहीं उठता है। बीपीएससी मेंस में भी आपको मौका नहीं मिलेगा इस तरह से, यदि आप सिर्फ इतना जान जाएंगे कि राष्ट्रपति कौन होते हैं, राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है, राष्ट्रपति का क्या कार्य है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, दैट इज पॉलिटी। तो ये पॉलिटी, इस तरह का पढ़ाई हम लोग को कहीं भी लेके नहीं जाएगा। बीपीएससी मेंस में भी इस तरह की पढ़ाई आपको काम नहीं देगी। हाँ, कुछ हद तक आप ये कह सकते हैं कि अभी तक जो पिछले साल से जो ट्रेंड देखा जा रहा है, बीपीएससी पीटी में इस तरह का मदद आपको हो सकता है। लेकिन आगे यदि हम लोग इस तरह का पढ़ाई जारी रखेंगे तो हम लोग नुकसान में हो जाएंगे। और मान लीजिए ट्रेंड बदलता नहीं है, पुराने ट्रेंड पे भी हम लोग चलते हैं, तो ऐसे स्थिति में भी सिर्फ पीटी क्वालिफाई करके क्या होगा? तो हम लोग एक सिविल सर्वेंट की तरह, एक अधिकारी की तरह हम लोग ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व को समझेंगे, अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। और जो बीपीएससी मेंस का जो हमारा तैयारी है, ये 15 अगस्त तक चलेगा अब, क्योंकि मेंस का डेट बढ़ चुका है और कम से कम 15 अगस्त से पहले नहीं होने वाला। 15 अगस्त तक हम लोग काफ़ी अच्छे से पिछले 3-4 महीना से जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं मेंस में, बीपीएससी मेंस के लिए, उसको सिर्फ 15 अगस्त तक और करना है। और 15 अगस्त के बाद, चूँकि हम लोग पिछले 4-5 महीने में इतना पढ़ चुके हैं, इतने ढंग से पढ़ चुके हैं, इतना हमारे पास नोट्स और सामग्री और स्टडी मटेरियल इकट्ठा हो गया है कि सिर्फ आपको एक मार्गदर्शन चाहिए, गाइडेंस चाहिए यूपीएससी के पीटी के लिए। फिर आप देखिएगा आईएएस का पीटी भी आपके चुटकी में निकल जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग अपने क्लासेस को स्टार्ट करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये जो वर्कबुक है, ये वर्कबुक आप लोगों को मिल गया होगा। तो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है, जो शीर्षक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये एक श्रृंखला का भाग है। जो कॉन्सेप्ट, जो अवधारणा हम लोग संविधान के उद्देशिका में पढ़े थे, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े थे, जो अवधारणा आपका हम लोग मौलिक अधिकार भाग 3 में पढ़े थे, फंडामेंटल राइट्स में पढ़े थे, उसी के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। यहाँ तक कि एक क्वेश्चन आपके मेंस में आने की भी संभावना हो जाती है कि भारत के संविधान की उद्देशिका, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में
क्या संबंध है? What is the relation between the preamble of the Constitution of India, fundamental rights mentioned in Part 3 of the Constitution, and directive principles of state policy? तो हम लोग अपना जो चर्चा जो आज से शुरू करेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व पे, इस चर्चा में इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि ये उद्देशिका के कॉन्सेप्ट को, उद्देशिका के संकल्प को, द प्रॉमिस मेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कैसे ये पूर्ण करता है, और यदि मौलिक अधिकार पे यदि कुछ प्रतिबंध लगता है तो ये प्रतिबंध क्या उचित है, इसका भी आंसर हम लोग को राज्य के नीति निदेशक तत्व के अध्ययन से मिलता है। तो सबसे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या आपका निदेशक तत्व या राज्य के नीति निदेशक तत्व आपके संविधान के भाग 4 में दिया गया है, और ये अनुच्छेद 36 से शुरू होके अनुच्छेद 51 तक है। मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी is given in part 4 of the Indian Constitution, and the articles are from article 36 to article 51. अब चलते हैं, इसमें हम लोग अनुच्छेद के आधार पर नीति निदेशक तत्व को हम लोग व्याख्या करते हैं। सो आवर अप्रोच इज to take each article and systematically we are going to discuss on each and every article. यदि वो अनुच्छेद है तो क्यों है? No doubt किसी भी इस तरह का हमारे मन में संदेह नहीं होना चाहिए कि नीति निदेशक तत्व हमारे संविधान का एक अनोखा विलक्षणता प्रदान करता है। हमारे संविधान को निदेशक तत्व द्वारा एक अनोखी विलक्षणता प्रदान होती है। इस शब्द को ध्यान रखिएगा। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक because our constitution has directive principles that is mentioned in part 4 of the constitution. अभी तक हम सब जानते थे कि ये नीति निदेशक तत्व का जो कॉन्सेप्ट आपके संविधान में लिया गया है, हमारे संविधान में जो ये अवधारणा है नीति निदेशक तत्व, उसको हम लोग आयरलैंड से लिए हैं। Means we have taken directive principles from the Constitution of Ireland. यदि आप ऐसी बात करेंगे तब अपने देश को आप कम आंक रहे हैं। फिर आप सही तरीके से जो हमारे संविधान के निर्माता थे उनको आप महत्व नहीं देंगे यदि हम ऐसा कहें कि आयरलैंड से लिया गया है। नहीं, अपने बातों को, शब्दों को हम लोग संशोधित करते हैं। लेट अस रीफ्रेम। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो नीति निदेशक तत्व है, नहीं भास्कर आप गलत लिख रहे हैं। पहले मेरी भास्कर जी मेरी बात को सुनिए आप, फिर देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। आप एक आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं और ये कहेंगे कि आपका संविधान जो है आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व लिया है। क्यों अपने देश को आप कम आंक रहे हैं? आप ये कहिए कि हमारे संविधान में नीति निदेशक तत्व है जिसके कारण हमारा संविधान अनोखा है। हाँ,
हमारे संविधान से पहले जिस देश में नीति निर्देशक तत्व था वो आयरलैंड में था। यदि सही शब्दों में आप बताना चाहेंगे तो आप ऐसा कह सकते हैं कि भारत में नीति निर्देशक तत्व का पूर्व उदाहरण आयरलैंड में देखा गया है। सही शब्द है पूर्व उदाहरण, ये सही शब्द है। यू शुड से दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दैट इज मेंशन्ड in our Indian Constitution has a precedent in Irish Constitution. यदि आप बोलेंगे कि we have taken the concept of directive principles from Ireland, इसका मतलब you are undermining the importance of the framers of the Constitution. But if we say that the precedent of the Indian Constitution can be said to be in Ireland, और ये जो सुझाव आपको दे रहे हैं, ये जो विचार आपको हम दे रहे हैं, ये मेरे अकेले का विचार नहीं है। 1973 में 1973 में एक केस हुआ था सर्वोच्च न्यायालय में। देयर वॉज अ केस इन सुप्रीम कोर्ट, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये 1973 में एक केस हुआ था और इसके निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ये कही कि भारत के संविधान के भाग 4 में जो अध्याय है निर्देशक तत्वों पर, उस अध्याय का मूल प्रेरणा कल्याणकारी राज्य की स्थापना से प्राप्त हुई है। कहने का मतलब जो अध्याय नीति निर्देशक तत्व का देखते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो चैप्टर देखते हैं, अध्याय देखते हैं आपके संविधान में, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार उसकी प्रेरणा जो है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना से प्राप्त हुई। उसकी प्रेरणा कल्याणकारी राज्य की संकल्पना से प्राप्त हुई। मीन्स द बेसिक इंस्पिरेशन as said by the Supreme Court for the directive principle is from the concept of a welfare state। और हम लोग कल्याणकारी राज्य की बात कहाँ किए हैं? हम लोग वेलफेयर, भारत एक कल्याणकारी राज्य बनेगा या भारत एक कल्याणकारी राज्य है, भारत एक वेलफेयर स्टेट है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग को संविधान के उद्देशिका से मिलता है। ये अवधारणा ये हम लोग को प्रियम्बल से मिलता है। तो आप ये कह सकते हैं कि आपका जो उद्देशिका है, भारत के संविधान का उद्देशिका, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें बात की गई है कल्याणकारी राज्य की, और ये कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट ही आपके नीति निर्देशक तत्व का अध्याय को प्रेरित किया है। हां, आप जरूर ये कह सकते हैं कि हमारे नीति निर्देशक तत्व से पहले आयरलैंड के संविधान में नीति निर्देशक तत्व था, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम लोग उनसे चुरा लिए या हूबहू वही चीज को उठा के हम लोग अपने में डाल दिए। नहीं,
दोनों के नीति निर्देशक तत्व को आप पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, तुलना करेंगे तो भारी अंतर है। अब इस बीच में श्री राम कुमार का एक कमेंट आया है। जो कमेंट श्री राम आप जो दे रहे हैं ये रेलवे के पक्ष से देते हैं, जो क्लरिकल ग्रेड की तैयारी करते हैं वो देते हैं कि यहां से इस साल लिया गया है। हम उसी बात को चर्चा किए, नहीं हम लोग नहीं लिए हैं। हमारे संविधान से पहले आयरलैंड में था जरूर, लेकिन उनके नीति निर्देशक तत्व में और भारत के नीति निर्देशक तत्व में अंतर है। भारत के जरूरतों के अनुसार, भारत के कल्पना के अनुसार, भारत के संकल्पना के अनुसार, भारत के सामाजिक आर्थिक क्रांति लाने का संकल्प के आधार पर यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व जुड़े हुए हैं। और यदि ये कॉन्सेप्ट आपको मेरी ये बातें समझ में आई, तब इससे नीति निर्देशक तत्व के दो परिणाम निकलते हैं। इससे नीति निर्देशक तत्व के दो निष्कर्ष निकलते हैं। पहला निष्कर्ष ये है निकलता है कि आपका नीति निर्देशक तत्व जो है भारत में, यदि हम लोग सामाजिक क्रांति की बात करते हैं तो उसके लिए एक प्रभावी साधन है। मीन्स भारत में सामाजिक क्रांति लाने के लिए एक साधन है, बहुत ही प्रभावी साधन है। दिस इज वेरी इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल रेवोल्यूशन। इट इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल रेवोल्यूशन। आज हम लोग यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, आज हम लोग महिला और पुरुष के लिए समान वेतन की बात करें, तो आप जानते थे कि भारत का इतिहास में, और ये बात छुपी नहीं थी कि ये पुरुष प्रधान समाज था, लेकिन पुरुष प्रधान समाज में आपके यहां बेटी बचाओ आंदोलन एक सामाजिक क्रांति है। इट इज अ सोशल रेवोल्यूशन। और सरकार को यह प्रेरित करती है कि बेटी बचाओ आंदोलन, बेटी पढ़ाओ आंदोलन, इस तरह का अभियान ये नीति निर्देशक तत्व से ही मिलता है। तो सबसे पहला महत्व आपका नीति निर्देशक तत्व का है कि दिस इज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल रेवोल्यूशन। ये हमारे संविधान में सामाजिक क्रांति लाने के लिए एक प्रभावी साधन है। आप जब इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए, क्योंकि जब हम लोग करंट अफेयर्स की बात करेंगे और मेंस में जब करंट अफेयर्स में आप आंसर लिखेंगे तो ये तत्व भी सब नीति निर्देशक तत्व को भी आप अपने करंट अफेयर्स में आंसर में लिखिएगा, ताकि वो बहुत अच्छा से बन सके। और आपको जो वर्कबुक दिया गया है, ये वर्कबुक जो है ये आपको दिया गया है 1 2 3 4 पॉइंट करके दिया गया है, ताकि आप उसी वे में लिखें और उसी वे में समझें। तो पहला महत्व जो है नीति निर्देशक तत्व का ये है कि ये सामाजिक क्रांति लाने के लिए एक प्रभावी साधन है। दूसरा महत्व क्या है? हम लोग ताजा ताजा मौलिक अधिकार में पढ़े रहे कि मौलिक अधिकार जो भारतीय नागरिक के लिए है या उन लोगों के लिए है जो भारत में रहते हैं, उनके लिए अधिकार ये असीमित नहीं है। मौलिक अधिकार पे एक प्रतिबंध भी लगता है, मौलिक अधिकार पे एक युक्ति युक्त प्रतिबंध भी लगता है। वी हैव स्टडीड इन फंडामेंटल राइट्स कि देयर आर लिमिटेशंस ऑन फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। तो सवाल ये उठता है कि ये युक्ति युक्त प्रतिबंध, मान लीजिए आप प्रतिबंध लगाते हैं लोकहित के संदर्भ में, आप लिमिटेशंस लगाते हैं आप पब्लिक ऑर्डर के संबंध में, तो ये लोकहित प्रतिबंध युक्ति युक्त है कि नहीं, इसमें रीजनेबल है कि नहीं है, ये तर्क संगत है कि नहीं है, इसको तो कोर्ट में जाना पड़ेगा इस चीज को तय करने के लिए।
तो एक आपका मौलिक अधिकार में जब सीमाएं लगती हैं तो विवाद बढ़ जाता है कि नहीं, यदि आरक्षण देंगे तो अवसर की समानता कम हो जाती है, एक विवाद बन जाता है। इस विवाद को कम करने के लिए आपके संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, और ये तत्व जब राजनीति बनेगा, जब सरकार कोई नीति बनाएगी, तो उन नीतियों को मार्गदर्शन यही अध्याय देगा। संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक को, राज्य के नीति को मार्गदर्शन देगा, और यदि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अपने नीति में लाएंगे, तब मौलिक अधिकार पे जब प्रतिबंध लग जाए तो समाधान विवाद के बिना मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका घर है, घर पे जो जमीन है वो 4 एकड़ है, आप 1 एकड़ में घर बनाए हैं, और समुदाय को जरूरत है, लोगों को जरूरत है कि उस जमीन का कुछ भाग लेके अस्पताल खोल दिया जाए, क्योंकि वो बीच शहर में है। तो यहां पे एक मौलिक अधिकार आ जाती है, संपत्ति का अधिकार। अब हालांकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा, लेकिन स्टैंड ये था, राइट टू प्रॉपर्टी। और दूसरा बन जाता है कि समुदाय के हित, पब्लिक वेलफेयर, कल्याणकारी राज्य। और यदि राज्य जो है अस्पताल बनाने के मूड में आ जाए, पक्ष में आ जाए, तो मौलिक अधिकार पे प्रतिबंध लग जाता है। तो ये प्रतिबंध युक्तियुक्त, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो कोर्ट डिफाइन करती है, इसका आंसर आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व से ही मिलता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का महत्व 2 है। एक ये कि एक सामाजिक क्रांति लाने वाला साधन है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल रेवोल्यूशन। और दूसरा, इट इज अ सॉल्यूशन बिटवीन द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। एक समाधान है, नीति निर्देशक तत्व एक समाधान है। किसके बीच का समाधान है? तो व्यक्ति के अधिकार तथा समुदाय की जरूरत के बीच यदि कोई विवाद पैदा होता है, तो यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक समाधान के रूप में, एक सॉल्यूशन के रूप में चलता है। तो ये वर्कबुक में ये पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट को आप लोग भर लीजिएगा। एक आंसर का एक इंट्रोडक्शन और आपके पीटी के लिए भी मदद करेगा, मेंस में तो मदद करेगा ही करेगा। अब चलते हैं अनुच्छेद 36 क्या कहती है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इट इज फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 31। तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज आर्टिकल 36। अनुच्छेद 36 जो है राज्य की परिभाषा का वर्णन करता है। इट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द स्टेट। ये परिभाषा कुछ और नहीं जो हम लोग मौलिक अधिकार के परिभाषा अनुच्छेद 12 में देखे थे। अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36, आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 36 आर वन एंड द सेम थिंग। अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 एक ही चीज है, और दोनों ही अनुच्छेद जो है राज्य को परिभाषित करती है। अब चलते हैं हम लोग आपके अनुच्छेद 37 पे। अनुच्छेद 37
क्या कहता है? अनुच्छेद 37 जो है इसमें 2 भाग है। पहला भाग हम लोग डिस्कस करते हैं और आगे चलते हैं। पहला भाग ये कहता है कि ये जो निदेशक तत्व हैं देश के शासन के मूल आधार है, मतलब दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। आर्टिकल 37 इट सेज कि नीति निदेशक तत्व, जब आप कोई नीति बनाएंगे, जब सरकार कोई विधि बनाती है, जब सरकार कोई कानून बनाएगी, जब सरकार कोई लॉ बनाती है, तो उसका बेस, उसका डायरेक्शन जो है नीति निदेशक तत्व ही है, उसका सिद्धांत नीति निदेशक तत्व ही है। सो आई रीड आउट what is Article 37 says. Article 37 says that our directive principles are fundamental in governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making law. अनुच्छेद 37 सिंपल यही कहती है कि ये जो निदेशक तत्व दिए गए हैं ये देश के शासन के मूल आधार है, और जब भी सरकार कोई विधि बनाएगी तो इन सिद्धांतों को लागू करने का कर्तव्य राज को ही होगा। मीन्स स्टेट हैज टू सी दैट यू इनकॉर्पोरेट द प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन योर लॉ। कोई भी कानून यदि राज्य बनाती है, सरकार बनाती है, तो नीति निदेशक तत्व के सिद्धांत को इस्तेमाल करना ही करना है। अब जो है कितने बच्चों को ये